कि आज की क्लास में हमने क्या करना है। आज की क्लास में हमने बात करना है और टी इंडिपेंडेंट। ठीक है, दो तरह के कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, आपको पता है। कंसंट्रेशन टर्म जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और एक होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अच्छा कैसे पता करेंगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? तो बताया था आपको कि अगर वॉल्यूम आ जाता है, अगर आपका कहीं भी अगर आपका वॉल्यूम आ जाता है तो समझ लो कि अब वॉल्यूम जो है वो आपका टी डिपेंडेंट। अगर वॉल्यूम नहीं आता है यानी अगर मास आ जाता है तो वो टी इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग उन टर्म्स के बारे में बात करेंगे, यानी उन सी टर्म यानी कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात करेंगे जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यानी जिसको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं। यानी हम लोग टी इंडिपेंडेंट सी टर्म्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा होता है, इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले आपको मिलेगा मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन के अलावा आपको मिलेगा मास फ्रैक्शन। अच्छा, और आपको एक मिल सकता है दैट इज मोलैलिटी। ठीक है, मोलालिटी मिल सकता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी है, जैसे लाइक हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, दैट इज पीपीएम बाई मास, पीपीएम बाई मास। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, ऑलरेडी आपको हमने बता दिया। ठीक है, खैर, तो पिछले क्लास में हमने क्या करता वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हमने क्या क्या करा था, नॉर्मलिटी के बीच में और मोलरिटी के बीच में हमने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करा था। ठीक है, पिछले क्लास में नॉर्मलिटी के बीच में, नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में हमने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करा था, और वो क्या था, दैट इज नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। मोलरिटी इनटू क्या चीज, एन फैक्टर। अच्छा, बताए थे आपको कि दो चीजों का, दो कंपाउंड्स का एन फैक्टर कंपलसरी आपको नॉलेज होना। ठीक है, एक किसका था, एसिड का था, और एक था आपका बेस का। अच्छा, एसिड का एन फैक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बताए थे आपको कि जितना हाइड्रोजन आयन फॉर्मेस होता है, ठीक है, व्हेनेवर एसिड इज डिजॉल्व इन किस में, वाटर में, जब भी हम लोग डिजॉल्व करते हैं तो कितना हाइड्रोजन आयन फॉर्मेस होता है, वही एसिड का एन फैक्टर हो जाता है। वही एसिड क्या होता है, एन फैक्टर होता है। अच्छा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं। यानी सिंपल सी बात है, जब भी आपको एसिड की नॉर्मिटी अगर आपको निकालनी हो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जब भी आपको एसिड की नॉर्मिटी निकालनी हो तो कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहले मोलरिटी कैलकुलेट कर लेना है, और मोलरिटी कैलकुलेट करने के बाद आपने बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर लेना। अच्छा, क्यों बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर लेना है, क्यों, क्योंकि एन एसिड का जो एन फैक्टर होता है, एसिड का जो एन फैक्टर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन फर्निश्ड। अच्छा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन फर्निश्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं। ठीक है, यानी जब भी आपको एसिड की नॉर्मिटी निकालनी होगी तो सिंपल सी बात है, मोलरिटी इनटू बेसिसिटी। ठीक है, अच्छा सेम कॉन्सेप्ट पे अगर आपको बेस का नॉर्मिटी निकालना होगा तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आपने, मोलरिटी इनटू एसिडिटी। मोलरिटी इनटू क्या चीज, एसिडिटी। अच्छा, एसिडिटी आपको पता होना चाहिए कि एसिडिटी का मतलब क्या होता है, तो कितना हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्मेस होता है। ठीक है, बेस में जब भी बेस को हम लोग किस में बुलाएंगे, पानी में डिजोल्व करेंगे तो कितना हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्मेस होता है, वही उसकी क्या होती है, एन फैक्टर होता है। अच्छा, और वो जो एन फैक्टर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी। यानी सिंपल तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मलिटी ऑफ बेस इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एसिडिटी। ठीक है, किसका एसिडिटी, तो बेस का एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में हमने पिछले क्लास में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। खैर, तो आज का जो हमारा क्लास है सिंपल सी हमने पढ़ना है, दैट इज टी इंडिपेंडेंट सी टर्म्स। ठीक है, टी इंडिपेंडेंट सी टर्म्स। ठीक है, अच्छा कुछ ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया, लाइक पीपीएम बाई मास हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, पिछले क्लासेस में हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो जो जो नहीं किया हम लोग उसको आज बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है हम लोग दो इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब वो कौन कौन से इक्वेशंस है, जिसका नाम है पहला एम इक्वेशन और दूसरा है एन इक्वेशन। एम का मतलब सिंपल सी बात है कि मोलरिटी के जो इक्वेशंस है, मोलरिटी से रिलेटेड जो इक्वेशंस उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और एन इक्वेशंस यानी नॉर्मलिटी से रिलेटेड जो इक्वेशंस है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको नॉर्म, अगर एसिड का नॉर्मिटी निकालने को मिले तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बेस के भी नॉर्मिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी मोल फ्रैक्शन से। सबसे पहले जो आज का टॉपिक हमारा है वो है मोल फ्रैक्शन। अब देखो मोल फ्रैक्शन, तो मोल तो आपको पता है। ठीक है, अब मोल आपको पता है कि होता क्या है, ठीक है। अच्छा, मोल होता क्या है, दैट इज 12 ग्राम में C12 कार्बन एटम के 12 ग्राम में जितने एंटिटीज प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल। अब देखो फ्रैक्शन का मतलब यहां पे क्या होता है। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पार्ट, अंश, उसका पार्ट कितना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि दो सबस्टेंसेज है, एक ए है और दूसरा आपका बी है। ठीक है, ए और हमारे पास क्या है, बी। तो ए का जो नंबर ऑफ
मोल्स है वो N1 है और बी का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो N2 है। ठीक है, हमारे पास दो सबस्टेंसेज है। अच्छा, दो क्यों ले रहे हैं हम लोग, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि हमको आपको पता है कि हम लोग जो है सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं और सॉल्यूशन में हम लोग जो है केवल बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। बात करना है हमने, नोट करते नहीं है, बात करना है। जो हमारा 12th का जो सिलेबस है इसमें हमने जो है केवल बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में हमने बात करना है। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या करा, दो सबस्टेंसेस ले लिया, एक ए है, दूसरा क्या है, बी है। तो ए का नंबर ऑफ मोल्स कितना आपका N1 है और बी का नंबर ऑफ मोल्स कितना आपका, दैट इज N2। ठीक है, दोनों को हमने मिला दिया, दोनों को मिला के क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, ठीक है, दोनों को मिला दिया ए और बी को, तो क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। कौन सा सॉल्यूशन बना, तो बाइनरी सॉल्यूशन बन गया, है कि नहीं। तो अगर सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स देखा जाए, ठीक है, सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल देखा जाए तो क्या निकल जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल अगर देखा जाए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर देखा जाए तो वो क्या निकल गया, N1 अपॉन N2, है कि नहीं, N1 अपॉन क्या निकल गया, N2। ठीक है, अच्छा अब हमने करना क्या है, अब हमने अगर सपोज हमने फाइंड आउट करना है कि भाई जो सॉल्यूट है, सपोज इसको कर लेते हैं सॉल्यूट, सॉल्यूट समझते हैं आप लोग, है ना, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, एक हो गया सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब क्या चीज, जो कम मात्रा में अवेलेबल है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम है उसको मान लो सॉल्यूट, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है उसको आप क्या मान लो, सॉल्वेंट। ठीक है, तो सपोज हमने पता करना है कि ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, किसमें कितने हैं, किसमें कितने हैं, यानी टोटल सॉल्यूशन में जो बाइनरी सॉल्यूशन आपने बनाया था, ध्यान समझिएगा, जो बाइनरी सॉल्यूशन आपने बनाया था, ठीक है, उसमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, उसमें जो है सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं या सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यानी कितना पार्ट, कितना मतलब कितना पार्ट, ऐसे बोलो सॉल्यूशन, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने अवेलेबल है सॉल्यूशन में, या सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने अवेलेबल है किसमें, सॉल्यूशन में। ठीक है, तो वो होता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, कितने मोल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखो ध्यान से, अगर हमको सॉल्यूट का निकालना होगा, मोल फ्रैक्शन यानी एमएफ हमने इसको लिखा हुआ है, एम विद द सबस्क्रिप्ट एफ। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। अगर हमको सॉल्यूट का निकालना होगा तो ऑब्वियस है कि सॉल्यूट का ये N1 हो गया। अच्छा, हम लोग किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, हम लोग तो भाई टोटल की बात करेंगे, यानी जितना टोटल मोल्स है, यानी N1 अपॉन N1 प्लस N2। अगर हमको सॉल्वेंट का निकालना होगा तो ऑब्वियसली हम लोग सॉल्वेंट को देखेंगे, है कि नहीं, सॉल्वेंट देखेंगे कि भाई पूरे में से सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल कितना है, पूरे में से तो पूरा कितना आपका N1 प्लस N2 है कि नहीं, इसमें से कितना है तो हमको पता चल जाएगा मोल फ्रैक्शन, है कि ना, मोल फ्रैक्शन सिंपल सी बात है, कितना पार्ट है। ठीक है, इसमें हमको दोनों का कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि क्यों दोनों का कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो सॉल्यूशन बना है आपका, ये जो भी सॉल्यूशन है आपका, उसमें तो दोनों अवेलेबल है, सॉल्यूट भी अवेलेबल है, सॉल्वेंट भी अवेलेबल है कि नहीं, तो सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अच्छा अगर आप दोनों को कैलकुलेट करो, आप अगर दोनों का सम कैलकुलेट करो, यानी आप क्या करो, एमएफ किसका, सॉल्यूट का जोड़ो, कैलकुलेट करो आप, और एमएफ किसका, सॉल्वेंट का कैलकुलेट करो, तो दोनों का जो सम होगा वो हमेशा यूनिटी आएगा, यानी 1 आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप हमने दो लिया हुआ सबस्टेंस, आप 3 ले लो, 4 ले लो, कितना भी कर लोगे, ओवरऑल जो सम आएगा वो हमेशा यूनिटी आने वाला है, यानी 1 आएगा, सम जो आएगा हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो अभी हमने 2 लिया हुआ है, ठीक है, तो 2 का हम लोग करके देखते हैं, यानी इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो ये हमारे पास N1 अपॉन N1 प्लस N2 हो गया, है कि नहीं, प्लस N2 अपॉन N1 प्लस क्या हो गया, N2 हो गया। यहां से हम लोग एलसीएम लेंगे, यानी N1 प्लस क्या हो गया, N2, ऊपर में क्या आ गया, N1 प्लस क्या हो गया, N2, ये कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया, 1, यानी यूनिटी, यानी जो सम होता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन जो होता है हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अच्छा एक बात और आती है कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो देखो ध्यान से, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन x के जगह पे कुछ बुक्स में आपको ची मिलता है, इस तरह का सिंबल मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, या नॉर्मली सिंपल तरीके से एक्स भी लिखा जाता है, दोनों सिंबल्स अलग अलग बुक्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूट का, और अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये किसका हो गया आपका, ये हो गया सॉल्वेंट का। ठीक है, अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो सिंपल आप एक्स विद द सबस्क्रिप्ट सॉल्यूट लिख दो, एक्स विद द सबस्क्रिप्ट क्या लिख दो, सॉल्वेंट लिख दो। ठीक है, ओवरऑल जो सम होता है वो क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अच्छा अब देखो 1 आ गया तो इसका कोई यूनिट नहीं है, ना ये कोई डायमेंशन है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका जो मोल फ्रैक्शन है ये यूनिट लेस होता है, और साथ साथ ये डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि इसका कोई यूनिट, कोई डायमेंशन इसका नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि यहां भी आपको मोल, यहां भी जो आपको मिलेगा मोल मिलेगा, यहां भी मोल मिलेगा, तो मोल कैंसिल हो गया, है कि नहीं, तो सवाल ही नहीं है कि आपका यूनिट मिले या ना डायमेंशन मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन होता है ये यूनिट लेस होता है, और साथ साथ ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, ये हमने क्लियर कर लिया कि भाई मोल फ्रैक्शन क्या होता है,
अच्छा, ओवरऑल सम कितना होता है 1। ये ध्यान देना है कि ओवरऑल जो सम होता है मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो कितना होता है 1। अच्छा, सपोज क्या हो सकता है कि अगर हमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमको पता है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि जो सॉल्यूट है उसका हमको मोल फ्रैक्शन पता है और हमको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि भाई दोनों का जो सम है, ठीक है, x विद सबस्क्रिप्ट a और x विद सबस्क्रिप्ट b, दोनों का सम कितना होता है 1, ठीक है। यानी ये क्या आपका, सपोज इसको हमने सॉल्यूट माना था, इसको हमने क्या माना था सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है, ओवरऑल सम कितना होता है 1। तो सपोज हमको इसका पता है तो हमको ये कैलकुलेट करना है, तो कुछ नहीं करना, आपने 1 माइनस कर लेना है, ठीक है, 1 माइनस कर लेना, ठीक है, 1 में से माइनस कर लेना, सॉरी 1 में से क्या कर लेना, माइनस कर लेना, तो निकल जाएगा। क्यों 1 में से माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल सम जो होता है वो क्या होता है, यूनिटी होता है, ठीक है। देखिए सबसे अधिक जो यूज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, सबसे अधिक यूज जो है हम लोग इसी का करने वाले हैं, यानी सबसे अधिक जो है हम लोग मोल फ्रैक्शन का यूज करने वाले हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के बाद हमने मोलरिटी का यूज मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद हमने जो है मोलरिटी का यूज मिलेगा। मतलब आप बोल सकते हो कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है, तो कंसंट्रेशन टर्म को हमने समराइज किया था, दैट इज एसपीएम। तो आप बोल सकते हो कि सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंस है वो एम का है, ठीक है, एम दैट इज मोलरिटी है कि नहीं। मोल फ्रैक्शन जो हमने अभी करा, मास फ्रैक्शन, अच्छा मास फ्रैक्शन भी है, तो कुछ नहीं करना, जहां मोल है अगर वहां पे मास, मोल को अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को मास से रिप्लेस कर दोगे तो वो क्या हो गया आपका मास फ्रैक्शन, है कि नहीं। इसमें भी कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो उसको थोड़ा समझा देते हैं। अगर आपको मास फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है, सपोज आपको क्या करना है, मास फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है, तो क्या हो गया m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब सिंपल सी बात है, पार्ट, कितना पार्ट है टोटल में से वो कितना है, ठीक है, ये सिंपल सा इसका लॉजिक है। अच्छा, अगर हमको सपोज हमको सॉल्यूट का निकालना था, तो m2 अपॉन m1 प्लस क्या चाहिए m2, ठीक है। इसका भी अगर ओवरऑल सम देखो, इसका भी ओवरऑल जो सम आएगा वो क्या आएगा, वो यूनिटी आएगा। ये भी आपका क्या है, यूनिटलेस है, ये भी क्या आपका डायमेंशन लेस है, ठीक है। अच्छा, ये भी आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, ये भी जो है आपका जो मास फ्रैक्शन है, ये भी आपको क्या चाहिए, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट वही होंगे जहां पे क्या मिलेगा आपको, वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। यहाँ तो वॉल्यूम है ही नहीं, तो मास का बात है, मास की बात है, तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन में, जहां मोल है अगर मोल को रिप्लेस करके अगर आप मास लगा देते हो तो वो हो गया मास फ्रैक्शन, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो अब हम लोग मूव करते हैं मोललिटी की, ठीक है। अब हम लोग लास्ट जो हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म है जिसका नाम है मोललिटी। अब देखो मोललिटी सबसे लास्ट में हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मोललिटी जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा जो मोललिटी है वो डिफरेंट है। देखो ध्यान से क्यों डिफरेंट है, देखिए अभी तक सुनेगा ध्यान से, अभी तक हमने जो है जितना भी करा, जितने भी हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़े, जितने भी हमने सी टर्म्स करे, ठीक है, सब में हम लोग क्या कर रहे थे, किससे कंपैरिजन कर रहे थे, सॉल्यूशन से कंपैरिजन कर रहे थे। ध्यान से समझिएगा, अभी तक हम लोग क्या कर, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हमने आपको अभी तक पढ़ा है, ठीक है, तो सारे में हम लोग जो है कंपैरिजन कर रहे थे, सॉल्यूशन से कंपैरिजन कर रहे थे कि भाई सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कितनी है, ठीक है। लेकिन मोललिटी क्या होता है, एक ऐसा टर्म होता है जिसमें हम लोग सॉल्यूशन से कंपैरिजन ना करके हम लोग सॉल्वेंट से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। ध्यान से, मोललिटी क्यों अलग है, मोललिटी इसलिए अलग है क्योंकि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है सब में जो है हम लोग सॉल्यूट का जो कंपैरिजन करते थे वो किसे करते थे, सॉल्यूशन से करते थे। कोई सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट की मात्रा है कि नहीं। लेकिन मोललिटी क्या होता है कि एक ऐसा टर्म होता है जिसमें हम लोग किससे कंपैरिजन करते हैं, सॉल्वेंट से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। किससे कंपैरिजन करते हैं, सॉल्वेंट से कंपैरिजन करते हैं। यानी इसका सिंपल सी बात है, मोललिटी को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मोललिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। अब देखो होता क्या है, ठीक है, सिंपल सा होता है कि एक केजी सॉल्वेंट में, ध्यान समझिएगा, सॉल्वेंट, एक केजी सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व हैं, सिंपल सी बात है, एक केजी सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, डिजॉल्व्ड हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल एम, यानी मोललिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी। फिर से रिपीट कर देते हैं, एक केजी सॉल्वेंट में, है ना, एक केजी सॉल्वेंट में कितने मोल्स, अच्छा किसके मोल्स, सॉल्यूट के मोल्स, क्योंकि हम लोग सॉल्यूट को घुलाएंगे, है कि नहीं, तो कितने मोल्स जो है आपके वो क्या है, डिजॉल्व्ड है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से हम लोग इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा डेफिनेशन पे आते हैं, तो देखो डेफिनेशन हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स के हैं, डिजॉल्व है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोललिटी,
ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया। इसका यूनिट अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ मोल से क्या हो गया, मोल हो गया, और इसका क्या हो गया, केजी, यानी मोल पर केजी। अच्छा, अब सोचने वाली बात है, क्या इसका यूनिट तो क्लियर हो गया, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? तो ऑब्वियस है कि ये जो है आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये जो आपका है क्या चाहिए, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और बाकी से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसमें हम लोग सॉल्वेंट से कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, लास्ट में हमने जो है दो इक्वेशंस के बारे में बात करनी है। एक को बोलते हैं मोलरिटी इक्वेशंस और एक को बोलते हैं नॉर्मलिटी इक्वेशंस। ठीक है, लास्ट में हमने क्या करना है, दो इक्वेशंस के बारे में बात करना है। दैट इज, एक होता आपका मोलरिटी इक्वेशन और एक होता आपका नॉर्मलिटी इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, अब मोलरिटी इक्वेशंस क्या होते हैं और नॉर्मलिटी इक्वेशंस क्या होते हैं, तो सिंपल तरीके से अगर देखा जाए, ठीक है, तो मोलरिटी इक्वेशन सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं थोड़ा एम इक्वेशन। ठीक है, एम इक्वेशन यानी मोलरिटी इक्वेशन। ठीक है, एम इक्वेशन। अब देखो, तो सिंपल सी लॉजिक है इसका, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। सिंपल सी लॉजिक है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अच्छा, अगर n इक्वेशन की बात करा जाए तो n इक्वेशन क्या होता है आपका, सिंपल n1v1 इज इक्वल टू n2v2। ठीक है, दो सिंपल से इक्वेशन। फिर ठीक है, पहला इक्वेशन क्या आपका, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, और ये जो इक्वेशन आपका दैट इज n1v1 इज इक्वल टू n2v2। अब देखो, अब m इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, m इक्वेशन का मतलब क्या है वो थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा इलाबोरेट करते हैं। ठीक है, ये है क्या, m इक्वेशन है क्या? ठीक है, तो अगर आपका, ठीक है, इफ, ठीक है, v1 समझते हैं आप लोग वॉल्यूम, लेकिन किस में, ml की बात कर रहे हो। ठीक है, इफ v1 ऑफ मोलरिटी m1, इफ v1 ऑफ मोलरिटी क्या चीज, m1, ठीक है, if v1 of molarity m1 are dilute to v2, are dilute to, किसमें डाइल्यूट हम लोग कर रहे हैं, v2, लेकिन किसमें आपका ये जो v2 है किसमें आपका ml में है। ठीक है, एंड मोलरिटी, और इसकी जो मोलरिटी है, एंड मोलरिटी, ठीक है, एंड मोलरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, एंड मोलरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है, इज m2, इज m2, देन, ठीक है, देन आपका m1 इंटू v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 होगा। देखो फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारे पास कोई v1 है, कोई हमारे पास कोई सॉल्यूशन हमारे पास है, कोई वॉल्यूम है। ठीक है, उसकी जो मोलरिटी है वो m1 है। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। ठीक है, किस में डिजॉल्व करते हैं, v2 में डिजॉल्व करते हैं। ठीक है, v2 हम लोग क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, जिसकी मोलरिटी कितनी है, m2 है। ठीक है, जिसकी मोलरिटी कितनी है, m2 है। देन आपका जो इक्वेशन बनेगा, देन m1v1 इज इक्वल टू m2v2 होगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, मोलरिटी इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार से हम लोग नॉर्मेटिव वाला कॉन्सेप्ट को भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो करना क्या आपको, सिंपल सा लॉजिक है, जहां मोलरिटी है, या जहां मोलरिटी है वहां पे आपको नॉर्मलिटी कर लेना। ठीक है, जहां मोलरिटी है वहां पे आपने क्या कर लेना है, नॉर्मलिटी कर लेना है। यानी सिंपल सी बात है, इफ v1 ml, मतलब ml में हम लोग बात करें, v1 यानी ml का मतलब यहां पे है जो हम लोग वॉल्यूम ले रहे हैं हमारा, वो किसमें, हमारे ml में है। ठीक है, जिसकी नॉर्मलिटी कितनी है, n1 है। अगर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, या इसको हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं, या इसको हम लोग ऐसे बोलो, आप रिएक्ट करा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं, किससे रिएक्ट करा रहे हैं, v2 से रिएक्ट करा रहे हैं, v2 वॉल्यूम से रिएक्ट करा रहे हैं, जिसकी नॉर्मलिटी कितनी है, n2 है। देन क्या होगा आपका, n1v1 जो होगा वो n2v2 के इक्वल होगा। ठीक है, देन n1v1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, n2v2 के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, एक सिंपल सा हमारा इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अच्छा, हमने क्या करना, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स का मेरा सिंपल सा मतलब है कि सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, हमको अगले क्लासेस में सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करना है, फिर हमने हेनरी लॉ के बारे में बात करना है। ठीक है,